नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बताते चले कि जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में शामिल होंगे और कई वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आपको ये बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक माननी होगी और साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। साथ ही जो ग्राम यानी कि गांव सौंपे गए हैं सांसदों को, उन गांवों का क्या क्या हाल है और विजय संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है उसका कैसा असर पड़ रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है रामलला का, उसका कैसा इफेक्ट है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी। फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की और 2019 में जो चुनाव हुए थे वो सीधा 25 के 25 सीटें वो बीजेपी की झोली में गए थे। और इसीलिए अब बीजेपी के पास एक चुनावी रणनीति बनाने की एक पूरी आज बैठक होनी है कि किस तरीके से 2024 में जो भी चुनाव होंगे लोकसभा के, वो फिर से वो 25 के 25 सांसद उनकी खाते में आए, यानी कि उनकी झोली में दर्ज हो, फिर से वो बीजेपी के ही पाले में पड़े। इसको लेकर बड़ी बैठक, चुनावी रणनीति होनी है। और बात बीजेपी के मैराथन बैठक की जाए तो विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। चुनावी रणनीति को लेकर जयपुर में दिल्ली रोड स्थित राजस्थली होटल में बैठक आयोजित की गई। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई ये बैठक रात 9:30 बजे तक चली, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। बैठक के बाद सीएम भजन लाल ने कहा, राजस्थान की जनता 25 में से 25 सीटें जीतने का मन बना चुकी है। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा के अलावा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी शामिल हुए। तो करीब 7 घंटे चली इस बैठक में सीएम भजन लाल इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम नाम फिर से आपको बता देते हैं कि इस बैठक में 7 घंटे जो बैठक चली है उसमें कौन कौन था। पहली बात तो प्रदेशाध्यक्ष जो राजस्थान के हैं सीपी जोशी वो मौजूद थे, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वो मौजूद थे, वरिष्ठ नेता ओम माथुर वो भी मौजूद थे, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी भी शामिल हुए। साफ तौर पर यह भी बोला गया कि इस बार राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि 25 के 25 सांसद फिर से इस बार बीजेपी को जीतकर देगी। 25 के 25 लोकसभा सीटों को फिर जीत करके नरेंद्र मोदी जी के ये समर्पित करने का काम करे। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के कालखंड में सामाजिक सुरक्षा का विषय होगा, भारत के गौरव का विषय होगा, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सब धरोहरों की पुनर्स्थापना का विषय। 25 की 25 सीटें आए उसके लिए कार्य योजना बनाई। मुख्यमंत्री जी ने अपने 100 दिन का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए सभी विधायकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहयोगी बनकर काम करने के लिए कहा और निश्चित तौर पर 25 की 25 सीटें लेकर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। संगठन को मजबूत करने की बैठक थी। फिर हमारे अभी जो प्रवक्ता हैं आपको पूरी बात बताएंगे जी। फिर भी संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनी। हाँ, लक्ष्य तो 25 का है ही। कोई किसी के साथ कोई गठबंधन जैसी नहीं, बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी ना यहाँ राजस्थान में। पिछली बार हमारा एनडीए का घटक दल जो जहाँ हैं जिन राज्यों में वहाँ है, यहाँ तो बीजेपी है ना। कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना नीचे तक पहुंचाई और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है और उस सब को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए और निश्चित रूप से इन सब पर चर्चा हुई। और जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी पूरे देश भर में चल रही है, तो अंतिम व्यक्ति जो है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको इस योजना का लाभ भी मिले। इन सभी विषयों पर और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की। ऐसा है कि देश का किसान हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो भी भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी जांच करेंगे, उनके लिए जो भी टास्क फोर्स गठित की है। और सबसे बड़ा धोखा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार तो हुआ, बाकी हमारा जो मिशन
जो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, आज वो हमारा राजस्थान पूरे देश में 33वें नंबर पर चला गया। इसको किस तरह से हम पहले नंबर पर लेके आए, ये बहुत टारगेट का काम, बाकी 100% देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। देखिए, ARC जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जल्दी लागू होगी। ARC को लेके भी हमारी माननीय मंत्री महोदय से चर्चा हुई थी। जल्दी ये धरातल पे आएगी, और क्योंकि जल है तो जीवन है, जल के बिना कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है कि कैसे हमारे जलाशयों का भराव बढ़े, कैसे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का पानी मिले, इसके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। और कौन सीटें जीतेंगे आप? निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें जीतेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर मोदी माहौल है, मोदी लहर है, और मोदी संग राजस्थान है। 25 सीटें जीतने के लिए क्या मुद्दे जिन पर आप उतरने वाले मैदान? देखिए, निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा गाँव-गाँव घूम रही है, और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास पे विश्वास करती है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब को गणेश मान के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उससे देश के करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिला। और हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं। हम योजनाओं के बल पे, विकास के बल पे निश्चित रूप से हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हम सब, और मैं मानता हूँ न केवल भारत के वासी, अभी तो पूरे इस विश्व भर के सभी मानव जीव सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं कि एक समय वो पल तो हमने नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, जब भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे। और आज इतने लंबे कालखंड के बाद में पुनः भगवान श्री राम अपने निवास पर विराजमान होंगे, अपने आसन पर विराजमान होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भगवान श्री रामचंद्र। तो हम बहुत ही भावुक भी हैं, बहुत ही कृतज्ञ भी हैं इस पल के कि आज हमें ये समय देखने को मिला है। और निश्चित रूप से इस समय का एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के साथ ही एक सद्भाव का वातावरण, आपस में प्रेम का वातावरण पूरे संसार में, अयोध्या से पूरे संसार के अंदर जाएगा। और आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वो पहली तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आपको दिखेगी, पहली तस्वीर में सीएम और खनन अधिकारियों की बैठक की है, और दूसरी तस्वीर जहां सीएम अवैध खनन को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो वो बांसवाड़ा से है, जहां संभागीय आयुक्त अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि सीएम भजन लाल शर्मा खनन माफियाओं और जो अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर सख्त, अब ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। बैठकें ली गई हैं, और बैठक की वही तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब अधिकारियों के साथ बैठक लेके साफ तौर पर हिदायत दी गई कि अब किसी भी तरीके से अवैध खनन को बख्शा नहीं जाएगा, और वो दूसरी तस्वीर जब एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य में और संभाग में किसी भी प्रकार का अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। उसी के लिए हमने हमारे संभाग के तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, और उसके साथ साथ बैठक ही नहीं, जैसा कि ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे कि सच्चे अर्थों में कार्रवाई होनी चाहिए, केवल कागजी कार्रवाई नहीं हो, तो उसी दिशा में कार्य करते हुए जॉइंट टीम्स बनाई गई। मैं खुद पुलिस के अधिकारियों, माइनिंग के अधिकारी और फॉरेस्ट के, ट्रांसपोर्ट के सभी अधिकारियों के साथ एक जगह पर गया था। उसके साथ साथ कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने भी अपनी अपनी जगह पर कार्रवाई की हैं। और इस वक्त बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। डीएसटी टीम ने दंतोर थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 4 जेसीबी मशीन, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में डीएसटी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डीएसटी प्रभारी कुलदीप चारण ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दंतौर थाना क्षेत्र में हो रहा था जिप्सम का अवैध खनन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिप्सम के अवैध खनन पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिसमें तमाम मशीनें भी जब्त की गई, 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी तेजस्वी गौतम के निर्देशन में डीएसटी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि 4 जेसीबी मशीनें, यानी कि एक जगह से 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है, और साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो जिप्सम की अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। रात में एक्सक्लूसिव तस्वीरें
आपको दिखा रहे हैं, जब जिप्सम की अवैध खनन हो रही थी उस वक्त डीएसटी की टीम वहां पर पहुंची। एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस पूरी कार्रवाई को इसको लीड किया और उनके अध्यक्षता में ही डीएसटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब मौके वारदात पे पहुंचा गया तो 4 जेसीबी वहां पर मौजूद, डंपर मौजूद और ट्रैक्टर ट्राली मौजूद। इस खबर पर हमारे संवाददाता विक्रम जुड़े हुए हैं। विक्रम, बीकानेर से बड़ी खबर, अवैध जिप्सम खनन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया गया है, और क्या जानकारी? देखिए, जो बॉर्डर का क्षेत्र है वहाँ पर लगातार लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिलती जा रही थी और आज जब से सरकार बदली है बाद से पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। देर रात को एक कार्रवाई हुई है और इसमें जिला पुलिस अधीक्षक की बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, अवैध जिप्सम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और डी के कामा कस्बे में कोसी रोड पर पुलिस और प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से दबंगों द्वारा सांड घर की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मकान की छतों से निगरानी रखकर अतिक्रमण को हटाया गया है। अतिक्रमण करने वाले लोगों ने पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा कर दिया था। आज चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ अतिक्रमण को हटा दिया। सांड घर की भूमि के ऊपर अतिक्रमण था, कई वर्षों से चला आ रहा था। आज उसको हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एसडीएम पहाड़ी मैडम की अध्यक्षता में उसको आज हटा दिया गया है। और इस हटाने के अंदर पूरे सेक्टर का जाब्ता, सभी थानों का जाब्ता, लीग पुलिस लाइन से शो का जाब्ता, महिलाओं का जाब्ता, पूरा जाब्ता पूरी तैयारी के साथ में इस अतिक्रमण को हटाया गया। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां बीच सड़क पर युवती का गुस्सा दिखा है। युवती ने बीच सड़क पर पत्थर मार मारकर शीशा तोड़ दिया। पड़ोसियों से आपसी विवाद की बात सामने आई है। विवाद के बाद युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। यही वो तस्वीर है जहां पर रोडों पर जाम लगा हुआ है। युवती गाड़ी के आगे पीछे ब्लैक जैकेट में आपको दिख रही है, ब्लू जीन्स पहने हुए, जहां गुस्से में उसने पत्थर मार मार के गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और इस वजह से ये हंगामा हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा अब सोशल मीडिया पर भी युवती का वायरल है। और राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार आज होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम भजनलाल शर्मा सेमिनार में शिरकत करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन में रिनल डिजीज और इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच विषय पर चर्चा होगी। 3 सत्रों में, यानी कि 3 अलग अलग डेज पे इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी और पिछले 1 साल में क्लिनिकल डाटा और रिसर्च के परिणामों को रखा जाएगा। और रामकाज में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जिसे यह सौभाग्य मिलता है वो अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता। नागौर से ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है। मकराना के मार्बल से तैयार हुआ रामलला का आसन। इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे विराजमान। गर्व से बोले फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान, राम मंदिर में हमारा भी योगदान। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। पूरी
दुनिया जानना चाह रही है कि अयोध्या में ऐसा क्या घट रहा है जिसे लेकर हिंदुस्तान में इतना हर्ष, इतना उल्लास है। हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का स्वागत करना चाह रहा है। 22 जनवरी को अविस्मरणीय बनाना चाह रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। खास बात यह है कि इस उत्साह में हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल हैं। नागौर के मुसलमान अपने भाग्य पर इतरा रही हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं और पूरे मकराना वासियों का, राजस्थान वासियों का, भारतवासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे पास में एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी चीज है जो भगवान श्री राम के भी काम आई है। राम मंदिर के अंदर पूरा पत्थर ये इस्तेमाल किया गया है। ये मेन गर्भगृह के अंदर पूरा मार्बल मैट लगा हुआ है। क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग जगहों से आए उपहारों को लगाने का काम जारी है। इसी कड़ी में नागौर से सफेद संगमरमर से बने आसन को गर्भगृह में लगाया गया है, जिस पर करुणा निधान श्री राम विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस आसन की शोभा बढ़ाएंगे, उसे मकराना के मुसलमान कारीगरों ने बड़े मनोयोग से तैयार किया है। हमने यहाँ माता पर माइन से उसका मार्बल यूज लिया है पूरा। उन्होंने सिलेक्ट किया था माता पर का, तो उस हिसाब से हमने माता पर पूरी माइंस का ही पत्थर यूज में लिया है। और मेन गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उसके दरवाजे हैं, उसका पिलर है, उसका कलरिंग का काम है, उसकी सीलिंग है। ये सब हमने मकराना मार्बल में तैयार किया है। सचमुच खंड खंड में बटी इस दुनिया को ऐसे संदेश की जरूरत है जो सबको इकट्ठा कर सके, जो इंसान को इंसान के नाते सम्मान दे सके। और इस काम की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बेहतर कौन दे सकता है। तभी राष्ट्र अपने नायक के स्वागत का उत्साह मनाने की तैयारी कर रहा है, नए युग में प्रवेश का उद्घोष कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और प्रदेश में उत्तर भारत से सीधी सर्द हवा आ रही है। इससे मैदानी राज्यों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन में तेज धूप रहेगी और सुबह शाम तापमान कम रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन राजस्थान में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना फिलहाल अभी नहीं है। तो सुबह और शाम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिस वजह से सुबह और शाम आपको गलन का एहसास होगा, यानी कि ठंड ज्यादा महसूस होगी। लेकिन दोपहर में क्योंकि तापमान चढ़ा रहेगा और इसलिए दोपहर में जो तापमान है वो सही रहेगा। और इस खबर पर भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरतपुर का हाल दीपक कैसा है? वहां का तापमान सुबह और शाम का और दिन का कैसा होने वाला है? देखिए, भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर का सर्दी से हाल बेहाल नज़र आ रहा है और जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिन में तो धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम की जो सर्दी है उसने लोगों को ठिठुरन बढ़ा दिया और गलन जो है वो देखने को मिल रही है। अभी सुबह का वक्त है और आप देखिए कि सड़कों पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही कोहरा आपको नज़र आएगा। आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही दिखाई देगा और इतना घना कोहरा है कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। वाहन चालक जो है वो अपने वाहनों को तो चला रहे हैं, लेकिन लाइट जला करके वाहनों को चला रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके से लोग शहर में रोजगार करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, ये वो इलाका है जहां सुबह लोगों की घूमने की जो लाइन है वो लगी रहती थी, लेकिन अब आपको इक्का दुक्का लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि सर्दी की जो ठिठुरन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार ये जो कोहरा है वो 2-3 दिन से इस तरह देखने को मिल रहा है कि सुबह शाम तो जो कोहरा है वो ज़्यादा पड़ता है, लेकिन दिन में सर्दी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि धूप जो है वो 2-3 दिन से निकल रही है, लेकिन फिर भी सुबह शाम की सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है और इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, दौसा से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दौसा का तापमान कैसा है?
बिल्कुल, दौसा के तापमान की बात करें तो दिन में तेज धूप नजर आती है, वहीं सुबह और शाम के समय यहाँ पर ठंड पड़ रही है, जिसको अपन सूखी ठंड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोहरा भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन से कोहरा बिल्कुल ना के बराबर कोहरा है। लेकिन ठंड सुबह शाम इतनी जबरदस्त है कि जो फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाले की संभावना सबसे अधिक इस समय में बढ़ रही है, क्योंकि जगह जगह ऐसे बताया जा रहा है कि जो बर्फ की चादर जम जाती है, जिसके कारण पाला पड़ रहा है। कल कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो किसान हैं वो पाले से बचाव के लिए फसलों को बचाए, क्योंकि इसके लिए उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवा आती है वहां पर खेत के किनारे बेड पर कुछ आग जलाए, ताकि पाला फसल को नुकसान नहीं कर सके। साथ ही जो घुलनशील गंधक आता है उसका छिड़काव करे। इस तरह की किसानों को सलाह दी जा रही है, क्योंकि जो मौसम है वो मौसम पूरी तरह ठंडा है, और जो रात के समय जो कड़ाके की ठंड पड़ती है और जो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती है, जिसके कारण पाला पड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में वर्तमान की बात करें, पिछले 3 दिनों से सुबह के समय और रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसके कारण फसलों पर पाले का नुकसान भी हो रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की फसल करीब करीब नष्ट हो चुकी है पाले के कारण, और जो सरसों की फसल है उसको भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी बार बार किसानों को जागरूक कर, इतना ठंड ना ही फसल के लिए अच्छा है ना ही लोगों के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ।